वस्तु के कारण हम विद्युत क्षेत्र कैसे लिख सकते हैं, साथ ही साथ अगर हमारे पास एक से ज्यादा आवेश हो तो उनके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता हम किसी भी बिंदु पर कैसे देख सकते हैं ना। विद्युत क्षेत्र यह हमने देखा था। विद्युत क्षेत्र में एक और इंपॉर्टेंट सी बात देखी थी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर देखी जाती है, उसके लिए वहां पर कोई आवेश हो या ना हो कोई मतलब नहीं है। अच्छा, इसके अलावा हमने यह भी देखा था सर कि अगर हमारे पास विद्युत क्षेत्र है तो अगर हम एक आवेश को उसमें रखते हैं तो वो विद्युत क्षेत्र पॉजिटिव आवेश होता है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता है, नेगेटिव आवेश विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जाता है। साथ ही साथ हमने Q/R² विद्युत क्षेत्र का सूत्र देखा था। यह सब कुछ हम पिछली क्लास में देख चुके हैं। अब आज की क्लास में हमें क्या देखना है, आज की क्लास में हमें इस पर ही और चर्चा करनी है। हमारे पास अलग अलग प्रकार की अगर आवेशित वस्तुएं होती है तो उन आवेशित वस्तुओं के लिए भी हमें क्या लिखना है, हमें उन अलग अलग प्रकार की आवेशित वस्तुओं के लिए भी विद्युत क्षेत्र लिखने की कोशिश करनी है, उसके सूत्र देखने हैं। तो बेटा यही सब कुछ आज की क्लास में जानेंगे हम। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार डाउटनेट की भौतिक विज्ञान की क्लास में। मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल एसपी सर। स्थिर विद्युत की हम पढ़ रहे थे, आज एक और हमारी नई रोमांचकारी क्लास। इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ लिया, इस चैप्टर में हमने आवेश पढ़ लिया सर, कूलम का नियम पढ़ लिया, विद्युत क्षेत्र हम पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ बल रेखाएं अभी हम पढ़ेंगे। इसके अलावा आने वाले समय में विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग, ये हम आज की क्लास में यहां तक पढ़ लेंगे। कल की क्लास में विद्युत फ्लक्स और गाउस का नियम पढ़ेंगे। मतलब कि आप मोटा माटी तौर पर ऐसा मान सकते हो कि यहां तक जब हम पहुंचेंगे तो हम एक तरीके से एनसीईआरटी की किताब का पहला चैप्टर खत्म कर चुके होंगे, है ना। मतलब कि हम क्या कर चुके हैं, हमने क्लास 12 की एनसीईआरटी की पहली बुक का पहला चैप्टर जो क्या है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, वो खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और इसके बाद में विद्युत स्थितिज ऊर्जा पर चर्चा करेंगे, साथ ही साथ विद्युत विभव देखेंगे, साथ ही साथ समविभव पृष्ठ और विद्युत द्विध्रुव, ये दूसरे पार्ट में कवर करेंगे। मतलब ये दूसरे चैप्टर का हिस्सा होता है। विद्युत क्षेत्र यहां पर भी पढ़ना पड़ता है, लेकिन सॉरी विद्युत द्विध्रुव यहां भी पढ़ना पड़ता है विद्युत क्षेत्र में, लेकिन मैं आपको अलग से ही टोटल पढ़ा दूंगा। चलिए, तो बिना समय खराब किए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हमें क्या करना है, हमें देखना आवेशित कणों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखनी है हमें। इसमें हमने कुछ एग्जांपल्स कर लिए थे और भी कुछ एग्जांपल्स हम अभी की क्लास में करेंगे। साथ ही साथ विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण और साथ ही साथ विद्युत बल रेखाएं भी हम देखने वाले हैं। क्लियर है? तो हमने जो एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे थे, बिल्कुल बेसिक से छोटे से एग्जांपल्स प्रैक्टिस करे थे। क्या कि सर हमारे पास अगर दो आवेश रखे हुए एक ही सरल रेखा में तो उस पर हमने परिमाणी कहां शून्य होगा वगैरह सब कुछ देखा था। साथ ही साथ हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास एक समान आकृति हो, मतलब समबाहु त्रिभुज हो या समबाहु चतुर्भुज हो या ऐसी कोई भी आकृति हो जिसमें समान आवेश हो, है ना, और साथ ही साथ क्या हो बेटा, उसके कोनों पर अगर आवेश का परिमाण समान रखा हो तो हम आसानी से बोल सकते हैं कि वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्लियर है? अच्छा, अब यार इसी प्रकार के सवाल हम आज की क्लास में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं। जैसे हम कुछ सवालों से शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं यहाँ पर, है ना। मान के चलो कि हमारे पास विद्युत क्षेत्र तीव्रता ही निकालेंगे आज भी हम, है ना। हमारे पास आवेशित कणों के निकाय है। अब तो मान के चलो यहाँ पर हमारे पास एक आवेश है या दो आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, और साथ ही साथ एक बिंदु है, यहां पर कोई आवेश नहीं है, पी बिंदु है। तो पी बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र ये निकालना है, या ई नेट का मान क्या होगा ये निकाल के बताना है। ठीक है, ये समबाहु त्रिभुज है, सारी भुजाएं बराबर है। तो पी बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या है, तो देखो क्या होगा बेटा, यहाँ पर ये कैपिटल क्यू आवेश है, कैपिटल क्यू आवेश है, तो इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। कितना होगा? KQ/A²। इसे मैं E0 बोल देता हूं अभी के लिए। साथ ही साथ इन दोनों के मध्य विद्युत क्षेत्र क्या होगा सर? इन दोनों आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा। कितना होगा? KQ/A², और इसे भी हमने क्या बोल दिया? E0, क्योंकि एक ही है। अच्छा, ये कोण कितना है? ये कोण है सर 60 डिग्री।
ये कोण कितना है 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास दो सदिश एक दूसरे से 60 डिग्री के कोण पर होते हैं, अब ये बातें तो यहां पर ये जो मैं क्लास रिकॉर्ड करता हूं यहाँ के स्टूडियो में दीवारों को भी याद हो चुकी है क्या कि सर यहां पर अगर 60 डिग्री का कोण होता है तो इनमें जो परिमाणी होता है अंग्रेजी वाली मैडम को भी याद हो जाए इतने में तो के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, तो इनका जो नेट होगा ई नेट जो होगा वो √3 गुणा ई नॉट होगा, या हम लिख सकते √3 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, चल और भी कुछ बातें करते हैं। जैसे इसमें और भी सवाल आ सकते हैं वर्ग वर्ग पे। देखो यार ऐसे मैं सवाल रात भर बनाते रह जाऊंगा यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एक वर्ग वाला सवाल कर लेते। कैसा सवाल करेंगे सर? मान के चलो हमारे पास यहाँ पर एक वर्ग है, ये वर्ग के कोनों पर 4 आवेश रखे हुए। अच्छा 4 नहीं, अभी हम 3 कर लेते हैं। 3 आवेश रखे हुए हैं। थोड़ा नया सवाल बनाने की कोशिश। यहां पे सारी भुजाएं ए है, प्रैक्टिस कर रहे हैं यार हम, सारी भुजाएं ए है ना। यहां पर ये स्मॉल क्यू है, ये आवेश स्मॉल क्यू है, ये वाला आवेश भी स्मॉल क्यू है, ये वाला आवेश कैपिटल क्यू है, ये बिंदु पी है। तो हमें बताना है कैपिटल क्यू का मान क्या हो, या कैपिटल क्यू क्या हो ताकि पी बिंदु पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र 0 आ जाए। ताकि ये पी बिंदु है ना, ये बिंदु क्या है पी, ताकि पी पर ई नेट 0 आ जाए, पी पर ई नेट क्या आ जाए 0 आ जाए। क्लियर है? ये करना है अब हमें। चल देखो कैसे करेंगे अब यहां पर हम P पर ई नेट 0 आ जाए। सर तो कैसे आ सकता है? देखो अभी हमें कैपिटल क्यों नहीं पता, लेकिन स्मॉल क्यू तो है, प्लस आवेश 100% है। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि सर इसके कारण इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र इधर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। ठीक है, ये कितने कितने होंगे सर? ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, ये भी हो जाएगा के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान सी बात है, मुझे उम्मीद है सभी को इतना चमका होगा, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर होएगा ही होएगा। अच्छा अब इनका हम नेट कैसे निकाल सकते हैं? तो हमें पता है सर पी बिंदु को यहां पर एक बार अलग से बना लेते। बिंदु रे बिंदु मेरी प्यारी बिंदु, एक बल इधर को लगा के क्यू स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, एक इधर को लगा, विद्युत क्षेत्र आ गया। के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर। इन दोनों का परिमाणी कितना होगा? इन दोनों का परिमाणी कितना होगा? ये क्या है? ये देख रहे हो कितना बड़ा? ये हमारी तलवार का कवर है। अब तलवार अपग्रेड होने गई है ना, वो और बेहतर बन रही है। अब सही बताना, सोच कर बताना, और जिसने भी गलत बताया हाँ इसके अंदर नहीं है, अभी आएगी, इसके अंदर आ रही है। ठीक है, समझ इतना बड़ा कवर टांग के चलेंगे ऐसा तलवार के साथ। तो अब बताओ भाई इसका परिमाणी कितना आएगा, है ना? मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधा आंसर लिखूंगा। दो सदिश एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर है, बराबर बराबर दिख रहे ले रहे भाई उनको। तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा √2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर, √2 के क्यू अपॉन में ए स्क्वायर परिमाणी आ जाएगा। अब देखो अब क्या कहानी, अब हमारे पास एक सदिश ये था पहले, एक विद्युत इस बिंदु पे एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ था, एक विद्युत क्षेत्र इस तरफ था। अब ये दोनों थे, इन दोनों का परिमाणी कहां आया? इन दोनों का परिमाणी इधर आ गया, कितने डिग्री पर? 45 डिग्री पर। ये दोनों थे, इनका परिमाणी 45 डिग्री पर इधर आ चुका है। अब तीसरा कहां हो? ये तो कॉमन सेंस की बात है सर, कि अगर एक विद्युत क्षेत्र इधर है तो इनका परिमाणी इधर लेना पड़ेगा, तभी तो नेट 0 हो पाएगा मेरे प्यारे। तो यहां पर इस बिंदु पर आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र में कहां लाऊं? वो इधर लाना पड़ेगा। इधर लाऊंगा तो ही बात बन पाएगी। यहां पर विद्युत क्षेत्र जो है वो इस तरफ आना ही पड़ेगा, तभी परिमाणी 0 हो पाएगा। अब सोचो कि इस तरफ विद्युत क्षेत्र आएगा तो कैपिटल क्यू कैसा आवेश होना चाहिए? 110% ये बात है कि कैपिटल क्यू नेगेटिव आवेश होना चाहिए, तभी विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा। नेट विद्युत क्षेत्र इस तरफ तभी आएगा जब कैपिटल क्यू कैसा हो जाए?
नेगेटिव आवेश हो जाए। तो कैपिटल क्यू कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। सबसे पहली बात पता चल गई, कैपिटल क्यू नेगेटिव आवेश होगा। ठीक है, अब कितना होगा ये कैसे पता करें हम? देखो, तो अब हम क्या कर सकते, यहां पर ये दोनों परिमाणी है, ये दोनों सदिश है, इनका परिमाणी इधर आया है, तो इधर वाला इसके बराबर हो जाए तो ही तो नेट शून्य हो पाएगा। अब ये है कितना पहले पता कर लेते हैं। तो एक कैपिटल क्यू आवेश है, तो यहां पर ये दूरी जो होगी वो √2a होगी, √2a होगी। याद रखो इसके अंदर वाला आइटम आ रहा है √2a होगी, पूछना मत ये कहां से आया। और ये जो होगा परिमाणी, ये या इधर वाला ये विद्युत क्षेत्र होगा के क्यू अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। और मुझे यह समझ में आता है कि अगर यहां पर इसको नेट को शून्य करना है, मतलब ये और ये आपस में बराबर होने चाहिए, मतलब √2k क्यू अपॉन में a स्क्वायर जो होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए के क्यू अपॉन में √2a का होल स्क्वायर। यहां से कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू में रिलेशन आ गया, कहानी खत्म। ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। ओके सर, तो के ने के को मार दिया, आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया सर यहां पर √2q अपॉन में a स्क्वायर। अच्छा एक काम करो क्या, चलो अगले आगे ही कर देंगे, बराबर होगा कैपिटल Q अपॉन में 2a का स्क्वायर। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट चुका है, तो कैपिटल Q की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 स्मॉल q बराबर होगा कैपिटल Q। ये क्या आया है? ये परिमाण आया है मेरे प्यारे, नेगेटिव है आवेश। तो ध्यान रखना आंसर क्या आएगा। आंसर जब भी हम लिखने जाएंगे इस क्वेश्चन के लिए, तो आंसर लिखेंगे हम कैपिटल Q जो होगा वो -2√2 स्मॉल q होगा। बोल आया, माइनस होना चाहिए। ये तो परिमाण आया है, ये तो परिमाण आया है। मैंने तुम्हें पहले ही सिखाया है कि हम दोनों चीजों को अलग अलग तोड़ के ही खेलेंगे, तभी जिंदगी में खेला खेल पाएंगे, है ना। या तो बैटिंग कर लो या बॉलिंग कर लो। तो पहले ऐसा आदमी देखा है क्या? ऐसा कोई इंसान तूने आज तक देखा है जो गेंदबाजी कर रहा है, गेंद फेंकेगा या बॉल फेंकी और गेंद के पहले तोड़कर लगा, यस अब मैं ही बैटिंग करूंगा, अब मैं ही सिक्सर लगाऊंगा। या तो बॉलिंग कर लो या तो बैटिंग कर लो, तो या तो पहले साइन देख लो या परिमाण देख लो। ठीक है, हाँ भाई। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर ये परिमाण आ गया और साइन मैंने देख लिया था नेगेटिव। कैसे क्या, फिर से बता देता हूं। एक सदिश ये रहा, एक सदिश ये रहा, इन दोनों का परिमाणी इस तरफ आया था। तो मुझे सोचना था कि अगर ये 45 डिग्री पे आ चुका है तो तीसरा वाला कहां लाऊं ताकि नेट शून्य हो जाए। तो तीसरा वाला सर इस दिशा में आना चाहिए था, तो इधर की दिशा में तभी आएगा जब ये नेगेटिव होगा। इन दोनों को मैंने बराबर कर दिया, आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो यार, अब ये ऐसा ना, मैं ऐसे रात भर सवाल बनाते रहता हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है ना। जैसे देखो और आवेश के सवाल बना देते हैं हम आपके लिए। ट्विंग 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 ट्विंग। ये है प्लस क्यू आवेश, ये है प्लस क्यू आवेश, ये है माइनस क्यू आवेश, ये है माइनस क्यू आवेश। बताओ भैया, केंद्र पर ये वर्ग है, क्या है? वर्ग। वर्ग, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर, वर्ग के केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र, परिमाणी क्या होगा? वर्ग के केंद्र पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो देखो कैसे करेंगे। अच्छा, यहां पर सर सबसे पहले तो ये देखो, प्लस क्यू का कारण विद्युत क्षेत्र कहां होगा? इस तरफ होगा। अच्छा यार, मैं एक ही डायग्राम बनाता हूं, क्वेश्चन लिखता हूं, फिर उसी में आंसर करना शुरू कर देता हूं। लेकिन ऐसा तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें 2 बार बनाना है। सभी कुछ हमसे ही करवा लो, 2 बार बनाओ मेरे प्यारे, 2 बार बनाओ, है ना। हर एक क्वेश्चन में सीधे क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं शुरू करते। क्यों? क्योंकि तुम्हें बाद में पता ही नहीं चलेगा कि सवाल क्या था, आंसर क्या था। फिर थोड़े दिन बाद सोचोगे कि ये कहां से आया, क्यों आया, कैसे आया। चलो देखो, हाँ, तो यहां पर ये रहा केंद्र, तो ये इस प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इस माइनस वाले के कारण भी विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। ठीक है, इसी प्रकार से ये प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र दूर होगा और इस माइनस के कारण भी विद्युत क्षेत्र दूर होगा। ठीक है, कितना होगा, कितना होगा ये पता करना है। तो अगर मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है, तो विद्युत क्षेत्र का जो सूत्र होता है वो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। अच्छा, ये दूरी आर कितनी होगी? देखो, केंद्र से आवेश तक की दूरी। क्या हमारे बीच में कोई चीता है जो बताना चाहेगा?
चीते की रफ्तार से आर का मान आ चुका है a/√2। कैसे आया सर मेरे को तो नहीं आता है। ये क्या होता है? नहीं मैं नहीं बता रहा मैं। देखो चलो, तो यहां पर जिसको आया बहुत बढ़िया बात, जिसको नहीं आया कोई बात नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। देखो तो ये सवाल ढूंढना है नहीं, छोड़ दो। ये क्या है, प्लस क्यू जो होगा वह उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ, इसे भी ई नॉट, इसे ई नॉट बोल देता हूं। तो ये माइनस क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र वो भी ई नॉट होगा। आएगा, यही आएगा नीट में, है ना। अब सोच बैठ के वो कहां से आया। 100% नीट 2023, 24, 25, 26 हर साल यही सवाल आएगा नीट में। अब कर बैठ के सोच कैसे आया वो। ये प्लस क्यू आवेश है, उस कारण विद्युत क्षेत्र इस तरफ आएगा, तो इसे भी ई नॉट बोलेंगे। इसके कारण भी इस तरफ ही आएगा। क्यों सर सारे ई नॉट क्यों बोल दिए सर आपने? बेटा विद्युत क्षेत्र क्या होता है? विद्युत क्षेत्र होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहां पर सारे आवेश के परिमाण समान है, सारी दूरियां समान है, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। अच्छा, आर का मान कितना है? आर का मान है सर यहां पर a/√2 का स्क्वायर। तो ये पलटिका के ऊपर चले जाएगा, √2 का वर्ग होगा 2, तो पलटिका के ऊपर चले गया, 2 के क्यू अपॉन में a स्क्वायर आ गया। ये ई नेट आ गया मेरे पास। ये क्या आ गया? ई नेट आ गया, परिमाणी विद्युत क्षेत्र आ गया। अच्छा ओके सर, अब क्या करें? अब यहां पर हमें ये आंसर आ गया आंसर, बिल्कुल, है ना। क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, जैसे सवाल सॉल्व करेंगे, इतना कर ले, थक गए यहां तक करते, और बहुत सारी चीजें निकाल दी अब हमने। यही आंसर होगा। ऑप्शन में देखेंगे, ऑप्शन नंबर ए यही मिलेगा, चरक से टिक लगा देंगे, फिर उसके बाद में टेस्ट देंगे, उसके बाद सोचेंगे ये मेरा गलत कैसे हो गया, मेरे नंबर तक कम कैसे आ गए, मैंने सब पढ़ा था, रिवाइज किया था, बहुत सारे सवाल भी लगाए थे, फिर भी मैंने क्यों कर दिया। अरे मूर्ख, ये तो पूरा तो पढ़ ले, क्या बोल रहा है वो, है ना। मन में ख्याली सवाल बना लिया, कर दिया सवाल, लगा दिया आंसर, फिर बाद में खुद पे शंका होती है, खुद पे डाउट होता है कि मैं ही ऐसा क्यों हूं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, क्या मैं ऐसा ही चलता रहा तो नीट निकाल पाऊंगा, क्या मेरा नीट में हो जाएगा, है ना। वो सब फालतू की बातें उन्हें छोड़, ये सोचो कि ये ई नॉट के आगे तुम्हारे दिमाग में ये क्यों नहीं आया भाई कि परिमाणी विद्युत क्षेत्र निकालना था। ये तो अभी एक के कारण निकला है, एक के कारण निकला है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो दो विद्युत क्षेत्र इधर है, ई नॉट और ई नॉट, दो विद्युत क्षेत्र इधर है, ई नॉट और ई नॉट। तो यहां पर ये जो विद्युत क्षेत्र आएगा वो होगा 2 ई नॉट इधर आ चुका है, 2 ई नॉट इधर आ चुका है, दोनों एक दूसरे से 45 डिग्री पर है। कितने डिग्री पर है? 45 डिग्री पर। तो 2 ई नॉट इधर है, 2 ई नॉट इधर है, ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे, परिमाणी 45 डिग्री पर जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये सर? इसका परिमाणी बीच में आएगा, ये ई नेट होगा, और ये हो जाएगा 2√2 ई नॉट। सर कहां से आया 2√2? देखो क्या करना है हमें, 90 डिग्री का कोण है, 90 डिग्री का कोण है तो √2 गुणा करना है, और होगा 2 ई नॉट। कितना होगा? 2 ई नॉट। क्यों? क्योंकि कोण अगर दो सदिश मेरे पास, एक इधर है एक इधर है, अभी बताया था सदिश का डांस, सदिश डांस, अगर ये दोनों ऐसे है तो ये एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, तो 90 डिग्री पर है तो यहां पर क्या होगा, √2 गुणा परिमाणी आएगा। तो ये बस इसका √2 गुणा कर दिया, तो ई नेट कितना आ गया? ये आ गया √2 ई नॉट। ई नॉट की वैल्यू कितनी थी? के क्यू, सर 2 अपॉन में ए स्क्वायर। ओए होए, इतने सारे 2 हो गए ये तो, 2 अपॉन में ए स्क्वायर। तो फाइनल आंसर कितना आएगा? फाइनल आंसर आएगा 4√2 अपॉन में ए स्क्वायर। क्लियर है? परिमाणी कहां है? परिमाणी जो है ई नेट जो है, वह ई नेट सदिश जो होगा वो इस दिशा में होगा। दिशा भी पूछ सकते हैं कि किस दिशा में होगा ई नेट, तो ई नेट इस दिशा में होगा। क्लियर? कैसे क्या? अच्छा ये बता ही देता हूं यार, मैं दया खा गया, मैं बहुत दयावान इंसान हूं। चक्कर ये मेरी जिंदगी में ना, मेरे को ना नहीं बोला जाता किसी को। ये कितना होगा बेटा? ये ए होगा, ये ए होगा, तो ये पूरी जो दूरी होगी √2a होगी, और ये वाली जो दूरी होगी वो आधी है, तो r जो होगा वो √2a का आधा होगा, तो ये कटेगा, तो a/√2
√2 बचेगा। चलो, तो बस उसको हमने सॉल्व किया, E0 निकाला और उसके बाद वहां से परिमाणी निकाल दिए। ये P बिंदु है। अच्छा, और भी कुछ सवाल सर? देखो यार, अब ऐसे तो चुटकू चुटकू से सवाल बनते रहेंगे ना। जैसे एक और रोमांचकारी सवाल करवा देता हूं मैं तुम्हें, तैयार हो रोमांच के लिए? चल, तो हमें सवाल में बोला ट्विंग 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 ट्विंग, हमें बोला कि मान के चलो यार ये बिंदु है, ये मूल बिंदु है, मूल बिंदु, ठीक है, और एक सरल रेखा, सीधी रेखा है। यहाँ पे ये बिंदु है a,0, कितना है? ये है a,0। मूल बिंदु से कुछ दूरी पर एक बिंदु है a,0, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला बिंदु कितना है? 2a,0 है। ये वाला बिंदु कितना है? 4a,0 है। ये वाला बिंदु के ऐसे प्रकार से 8a,0 और इसी प्रकार से ये सारे बिंदु है, ये अनंत तक है। कहां तक है ये सब? कोई अनंत तक, ठीक, ओके सर। और इन सब पे एक आवेश रखा हुआ है, कैपिटल क्यू आवेश, कैपिटल क्यू प्लस आवेश प्लस आवेश प्लस आवेश। अब तुम्हें बताना है कि मूल बिंदु पर E0 क्या होगा? परिमाणीय विद्युत क्षेत्र मूल बिंदु पर क्या होगा? तो कैसे निकालेंगे सर परिमाणीय विद्युत क्षेत्र मूल बिंदु पर? तो सर कैपिटल क्यू के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस तरफ होगा, बोलो हाँ है ना? तो थोड़ा डार्क कलर ले लो भैया। इसके कारण भी इस तरफ होगा, इसके कारण भी इस तरफ होगा, इसके कारण भी इसी तरफ होगा, मतलब हर एक के कारण विद्युत क्षेत्र जो है वो इसी तरफ होगा। मतलब सबका योग करना है, सीधे सीधे परिमाण का योग करना है। चलो आओ निकालते हैं, करते हैं कुछ खतरनाक काम। E0 जो होगा वो E1 प्लस E2 प्लस E3 सो ऑन टिल E अनंत तक होंगे। सर सदिश क्यों नहीं लगाया? क्योंकि मुझे पता सबकी दिशा इधर ही है, मेरे को इन सबका योग करना है सीधे सीधे। कैसे करेंगे योग? देखो ये होगा KQ अपॉन में A² प्लस KQ अपॉन में 2A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में 4A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में 8A का स्क्वायर। और ये कहां तक है सब कुछ? ये अनंत तक है। आ गया समझ में? कर लोगे अब आगे, है ना? कर लोगे आगे। KQ अपॉन में A², बस जोड़ना ही तो है, जोड़ लो। एलसीएम मत ले लेना मूर्ख, अनंत तक है ये सारे, वरना लाइन के चल या अब आएगा एलसीएम, फिर इधर पे करेंगे कुछ कुछ। देखो घंघोर बायोलॉजी, देखो यहां पर पढ़ो ये कैसे करेंगे सर हम? ये होगा KQ अपॉन में A² प्लस KQ अपॉन में 4A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में 16A का स्क्वायर प्लस KQ अपॉन में 64A का स्क्वायर। और इसी प्रकार से कहानी चलती जाएगी अनंत तक। कहां तक चलेगी कहानी? अनंत तक चलेगी। अब सर इस कहानी को खत्म कैसे करें? चमका कुछ कैसे खत्म करेंगे? देखो तो इस पूरे में से KQ अपॉन में A² कॉमन दिख रहा है। KQ अपॉन में A² कॉमन आ गया तो क्या बचा अंदर? 1 धन 1/4 धन 1/16 धन 1/64 धन अनंत तक। हाँ सर आ गया समझ में। क्या आ गया समझ? काय खुश हो रहे हो? क्या आया समझ में? बताओ क्या आया समझ में? क्या आया समझ में? इन सबका योग। ये क्या है? एक ये दिख तो रहा है ना तुम्हें? दिख तो रहा है ना तुम लोगों को ये? हाँ सर बढ़िया से दिख रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ भाई क्या है ये? ये है गुणोत्तर श्रेणी। क्या है ये? गुणोत्तर श्रेणी। तो अगर ये गुणोत्तर श्रेणी है तो इसका योग क्या होगा? 1 धन 1/4 धन 1/16 धन 1/64। इसी के साथ मेरा विनम्र अनुरोध सभी बच्चों से क्या कि भैया एक बार बेसिक मैथ्स जिनने भी नहीं पढ़ा, मूलभूत गणित, प्लीज उसे पढ़ लो, वरना बहुत बुरा हो सकता है तुम्हारे साथ। हो ही रहा है बुरा, तो अगर ये तुम्हें समझ नहीं आ रहा है तो
ठीक है, एक बार जाकर पढ़ लो, ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसमें प्रथम पद है ए, इनमें किन्हीं भी दो पदों के बीच में जो अनुपात होगा वो 1/4 आएगा, 1/4/1 करोगे 1/4 आएगा, 1/16/1/4 करोगे 1/4 आएगा। कैसे चल रहा है करके देखला भैया हमारा। एस अनंत का जो सूत्र होता है वो a अपॉन में 1 माइनस आर होता है, a अपॉन में 1 माइनस आर होता है। अब एक बार कर लेते हैं सर, अनंत पदों का योग जो होगा 1। अरे वो कहानी सुनाई थी, एक डेयरी मिल्क, मेरे पास एक डेयरी मिल्क है, मैंने पहले तुम्हें एक डेयरी मिल्क दी, फिर आधी दी, फिर उसकी आधी दी, फिर उसकी आधी दी, फिर उसकी आधी, थोड़ी देर बाद क्या बोलोगे, सर प्लीज कुछ ना दो, है ना, इतने टुकड़ों का क्या करेंगे, आप ही रख लो। ठीक है, सबका योग कितना आता है, 2 डेयरी मिल्क है ना, तो वैसे कुछ यहां पर आएगा, देखते हैं। प्रथम पद है ए अपॉन में 1 माइनस 1/4, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन में 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, कितना हो गया ये 3/4। देखो ध्यान से, तो 4 पलटिका के ऊपर जाएगा तो 4/3 एस अनंत तक आ चुका है। अनंत पदों का योग कितना आ गया 4/3। अच्छा, मतलब इन सब का योग 4/3 आ चुका है, तो मेरे पास ई नेट का मान आ गया है बिना कोई समस्या के। ई नेट आ चुका है 4/3 KQ अपॉन में a स्क्वायर। यह परिमाणी विद्युत क्षेत्र होगा मूल बिंदु पर। क्या किया, इन सब के कारण विद्युत क्षेत्र लिखा, उसको योग करने गए, तब पता चला कि ये गुणोत्तर श्रेणी है, इसलिए मूलभूत गणित में पढ़ाया गया था। ई नेट आ चुका है KQ अपॉन में a स्क्वायर इंटू 4/3। क्लियर है कहानी। चलिए, तो ये सब बिल्कुल बेसिक सी बातें हमें बनना चाहिए। इसी प्रकार के और भी बहुत सारे छोटे सवाल बन सकते हैं ना, मतलब देखो मैंने जो मेन बड़े बड़े सवाल थे जो अटकते हैं वो करवा दिए तुम्हें। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं आवेश का वितरण। तो विभिन्न वस्तुओं के पास आवेश वितरण कैसा हो सकता है, तो हमें यह सोचना होगा विभिन्न प्रकार की वस्तुएं होती कैसी। मतलब जैसे कोई आवेशित वस्तु है तो सर आवेश तो किसी भी प्रकार की वस्तु के पास जा सकता है। जैसे अगर मान के चलो हम खुद ही है तो हमारे पास भी आवेश आ सकता है। सर हमारे ऊपर आवेश आ सकता है क्या? हाँ, कैसे आ सकता है हमारे ऊपर आवेश? देखो हमारे पास, आपने देखा हो तो अगर हम टेरिकॉट वगैरह के कपड़े या सिल्क की साड़ियां होती है, सिल्क टाइप का मटेरियल होता है, तो उसे अगर हम गर्मी के दिनों में पहनते हैं और उसके बाद में जब हम उसे कभी उतारते हैं या उसके ऊपर से हाथ फेरते हैं तो सर लगता है कि सर इसमें चिंगारियां निकल रही है ना सर मतलब ऐसा लगता है कि एकदम करंट सा दौड़ रहा है। या आपने बहुत बार देखा होगा कि ऐसे लोग अगर खड़े हुए और उनको जाकर आप ऐसे टच करते हो तो कभी कभी सर करंट मार रहा है ये तो, है ना। या अगर यूजुअली हम लोग जो टेरिकॉट के टी शर्ट वगैरह होते हैं ना, या जो आर्टिफिशियल मटेरियल्स के यूजुअली बनते हैं, उनको जैसे अगर कभी आपने देखा भी होगा कि अगर सर हमें उस टी शर्ट को ऐसा ऊपर निकाल रहे तो टी शर्ट को निकालने जाएंगे तो वो पूरा यहाँ पे चमकने लग जाता है कभी कभार, तो बिल्कुल ही, है ना। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, ये सब हमें देखना होगा। तो देखो एक्चुअल में हमें पहले ये सब समझने के लिए ये पता करना होगा कि आवेश वितरण कैसा हो सकता है। आवेश कोई भी वस्तु हो सकती है। तो अब ऐसे तो क्या सर हम क्या ऐसा पढ़ेंगे क्या कि शर्ट के ऊपर कैसा आवेश वितरण है? नहीं, हम ये नहीं पढ़ने वाले। हम क्या पढ़ेंगे, हम कुछ स्पेसिफिक टाइप की वस्तुओं के बारे में देखेंगे। जैसे अगर मान के चलो हमारे पास एक बिंदु है ना, एक बिंदु वस्तु है या एक बिंदु है, तो अगर मैं इन सारे बिंदु को मिला दूं तो क्या हो जाएगा सर अगर मैंने यहां पर बिंदु मिलाए तो अगर अनंत बिंदु मिला दूं तो यहां पर क्या बन जाएगी, एक सीधी रेखा बन जाएगी, या हम उसे बोल सकते हैं एक रॉड बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एक रॉड। तो एक पतली सी यहां पर हम क्या बना सकते हैं, रॉड बना सकते हैं। तो ये रॉड में आवेश वितरण मतलब ये कैसी है, अब ये जो रॉड है, जैसे देखो यार भाई ये एक रॉड है, आज पूरी सामग्री है सर के पास, है ना, ये एक रॉड है। तो एक रॉड जो है, तो ये रॉड में अगर हमारे पास इसको आवेशित कर देते तो ये कैसी वस्तु है? सबसे पहले तो ये बताओ सर, ये एक रेखीय वस्तु है। कैसी वस्तु है? ये एक रेखीय वस्तु है। तो अब हम इसमें क्या बोलेंगे, इसमें अगर हमारे पास आवेश वितरण पता करना तो सबसे पहले कैसी वस्तु है? रेखीय वस्तु है, रेखीय। ठीक है, अब इसमें हमारे पास एक समान रूप से अगर आवेश वितरित है, पॉजिटिव आवेश वितरित है, तो अगर मान के चलो मैंने बोला कि इस पूरे पे कैपिटल Q आवेश वितरित है और इसकी लंबाई L है। लंबाई कितनी है? L है, लंबाई L है। तो अगर लंबाई L है और कैपिटल Q आवेश वितरित है तो हम इसमें अगर मुझे ऐसा पता करना है कि इकाई लंबाई में आवेश कितना है, इकाई लंबाई में आवेश कितना है।
अच्छा, इकाई लंबाई में आवेश क्यों पता करना है मेरे को? क्योंकि बेटा अगर टोटल आवेश पता है तुम्हें, है ना, और टोटल लंबाई पता है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं? हम एक्चुअल में आवेश घनत्व की तरफ जाना चाह रहे हैं। किसकी तरफ जाना चाह रहे हैं? आवेश वितरण में हम आवेश घनत्व की तरफ जाना चाह रहे हैं। मतलब हर लंबाई 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 में आवेश कितना है ना, ताकि अगर मान के चलो अगर तुम्हारे पास इतनी बड़ी रॉड है, अगर ये और बड़ी हो जाए या और छोटी हो जाए, ठीक है, या अगर ये इतना सा टुकड़ा है तो इस इतने से टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र कितना है वो तुम आसानी से निकाल पाओ। तो उसके लिए क्या पता होना चाहिए? रेखीय आवेश और इकाई लंबाई में आवेश, तो इसे हम बोल देंगे रेखीय आवेश घनत्व। क्या बोलेंगे हम इसे? रेखीय आवेश घनत्व। और इसे हम चिन्हित करते हैं लैम्डा से। किससे चिन्हित करेंगे? लैम्डा से। क्योंकि यही सब चीजें आपको आगे अभी सुनने में आई है ना, कि रेखीय आवेश घनत्व दिया हुआ है सवाल में। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या हो गया? लैम्डा। तो लैम्डा क्या हो गया? लैम्डा हो गया आवेश बटे में लंबाई। क्या हो गया? आवेश बटे में लंबाई। आवेश कितना है? Q है, तो Q बटे में लंबाई L। ठीक है, इसे हमने क्या बोल दिया? रेखीय आवेश घनत्व, है ना। अब हम इसे लैम्डा को और क्या लिख सकते हैं सर? लैम्डा को हम अगर छोटा लंबाई की बात करें हम, तो यहाँ पे dq बटा dl भी लिख सकते हैं या dq बटा dx भी लिख सकते हैं। अरे ये क्या हो गया मेरे प्यारे? छोटा आवेश छोटी लंबाई। अगर मान के चलो को इतने से के लिए देखना है, छुटकू के लिए देखना है, तो क्या लिखेंगे? dx लिख देंगे। पूरे के लिखेंगे तो dq बटा dl लिख देंगे। ठीक है, अच्छा, अगर इतना समझ में आया तो तुम बताओ इसका मात्रक क्या होगा? छोटी छोटी सी बात कर रहे हैं अभी हम, कुछ बड़ा रॉकेट साइंस नहीं पढ़ रहे। ये क्या होगा? Q का मात्रक क्या होता है? कूलम। कूलम प्रति मीटर, मतलब प्रति मीटर में कितना आवेश है। ठीक है, ओके सर। वीमा भी लिख दूं क्या? अरे क्या ही करोगे, चलो लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा? ए टी बटे में एल। क्या हो जाएगा? m0 l-1 t1 a1। ये हमारे पास की वीमा आ चुकी है। ओके सर, अब हमें अगले देखो, ये क्या था? ये रेखीय आवेश वितरण था। रेखीय, अच्छा, रेखीय आवेश वितरण क्या केवल रॉड में ही संभव है? ये क्या एक रॉड है? क्या केवल रॉड में ही संभव है? नहीं नहीं नहीं, एक और जगह है जहां पर ये रेखीय आवेश वितरण संभव है। किसमें? अगर मेरे पास एक वलय होती है। क्या होती है? मेरे पास एक वलय होती है। यहां पर बना देते हैं एक वलय। वलय मतलब इसमें पूरा प्लस 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 आवेश है। तो बेटा ये भी तो रेखीय ही है एक तरीके से। इसमें हर जगह आवेश नहीं है, ये एक वलय है, एक रिंग है, ये एक रिंग है, एक रिंग है, एक रिंग है ना। जैसे अगर मान के चल मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, अब इसे मैं मोड़ नहीं सकता हूं ना, टूट जाएगा ये। इसको मैंने मोड़कर, है ना, इसको मैंने मोड़कर गोल घुमा दिया। तो मोड़कर अगर मैंने इसे गोल घुमाया है, मोड़कर अगर मैंने इसे गोल घुमाया है, तो इससे क्या पता चला सर? इससे पता चला कि एक रॉड ही थी, उसको आपने गोल घुमाकर क्या बना दिया? आपने उसे गोल घुमाकर एक वलय बना दिया ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास यहाँ पर एक वायर है, एक वायर है, तो देखो ये तो एक रॉड है। अरे ये इसमें रेखीय आवेश वितरण है ना यार, एक रॉड जैसा। अगर मैं इसे घुमा दिया तो क्या बन गया? ये वलय बन गया। अरे देखो मैं इसके अंदर से निकल सकता हूं, ये एक वलय है, वलय जैसा है ना, गोलाकार रूप है, गोलाकार आकृति है। तो ये ऐसा रखा है। तो इसमें भी क्या होगा? इसमें भी रेखीय आवेश घनत्व। आवेश तो लंबाई पर ही वितरित होगा, तो इसमें भी क्या बोलेंगे हम? रेखीय आवेश घनत्व। अब जरूरी नहीं है पूरा गोल बनाऊं मैं, हो सकता है कि ये इतना ही घूमे, अर्धवृत्त घूम जाए, अर्धवृत्त घुमा दूं मैं, या कोई एक चाप बना दूं मैं इससे, तो वो उन सब में भी क्या होगा? रेखीय आवेश घनत्व भी होगा, है ना। ये इसमें क्या होगा? इसमें भी लैम्डा ही बोलेंगे हम, रेखीय आवेश घनत्व। अच्छा, इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं रेखीय आवेश घनत्व की। जैसे बात करी वैसे अगर मान के चलो मेरे पास एक समतलीय वस्तु है, समतलीय वस्तु, जैसे ये प्लेन है मेरे पास क्या है? यहां पर एक प्लेन है, ठीक है। या मेरे पास क्या हो जाए? समतलीय वस्तु में ऐसा हो जाए कि मेरे पास एक डिस्क आ जाए, चकती आ जाए, पूर्ण रूप से आवेशित है, पूर्ण रूप से आवेशित है ये भी, ठीक है। तो ये चकती है एक, ये समतल चादर है, या हमारे पास एक गोला हो जाए, एक गोला हो जाए। जैसे अगर मान के चलो एक गोलीय पृष्ठ है मेरे पास, जिसमें सतह पर, है ना, खोखला गोला जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं? खोखला गोला, अंदर से खोखला है,
खोखला गोला। तो अगर मेरे पास खोखला गोला है तो इसमें भी क्या होगा सर, इसमें भी हमारे पास ये क्षेत्रफल होगा। देखो इतनी सी बात में तो मैं समझाना चाह रहा हूं कि कहां पे एक लाइन होगी और कहां पे क्षेत्रफल होगा। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, ये सब पृष्ठीय है ना, ये क्या ये गोला है। भले मैंने बोर्ड पर रिंग बनाया लेकिन वास्तविकता में क्या है, गोला है। तो इन सब में क्या होगा, पृष्ठीय आवेश घनत्व होगा ना। जैसे देखो समतल पटल, तो ऐसे समझ सकते हो तुम, ये क्या एक समतल पटल हो गया सर, ये क्या हो गया, एक समतल पटल हो गया यहाँ पर। तो यह पूरा एक समान रूप से आवेशित हो जाए, ये समतल पटल हो चुका है एक हमारे पास। ठीक है, यह चादर मान सकते हो आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, ओके सर। तो अब क्या होगा, इसमें अगर हम आवेश घनत्व की बात करें तो इसमें जैसे रेखीय आवेश घनत्व बोला था, इसमें पृष्ठीय आवेश घनत्व की बात करेंगे। तो घनत्व हमने बचपन में पढ़ा था, द्रव्यमान बटा आयतन होता है। लेकिन वो तो हम बचपन से, और हम जो बात के लिए घनत्व देखते हैं, जैसे अगर हम तरल के लिए घनत्व देख रहे हैं, ठोस के लिए घनत्व देख रहे हैं, तो उसका आयतन ही होता था। ठीक है, लेकिन आवेश में क्या हो सकता है, रेखीय भी हो सकता है, पृष्ठीय भी हो सकता है, अभी आयतन वाला भी देखेंगे हम। तो उन सब के लिए अलग अलग हमें परिभाषित करना पड़ेगा। इसे हम सिग्मा से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे, सिग्मा से। और ये क्या होगा, क्यू बटे में एरिया। देखिए अब जैसे इसका एरिया लिखना है, इसका एरिया क्या आएगा, चकती का क्षेत्रफल, इसका एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसका खोखले गोले का क्षेत्रफल कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, चल अच्छा, तो यहां पर ये हो जाएगा सिग्मा हो गया क्यू बटे में ए। अब यार अब हमारे पास जरूरी नहीं है कि हम इसमें ऐसे ये ही लिखे, इसमें हम जैसे इसके मात्रक लिखे वैसे इसके भी लिख सकते हैं, और भी है ना। और इसमें ए को भी मैं छोड़ रहा हूं क्योंकि इसका अच्छा, इसका एरिया तो ए स्क्वायर, भुजा जो होगी या एल स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये वर्ग होगा, आयताकार होगा तो एल इंटू बी हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी सी बातें, एरिया जो भी होगा सवाल अनुसार हम लिखें। इसे हम क्या बोल सकते हैं, इसे हम चाहे तो या करके लिख सकते हैं डी क्यू बटे में डी ए, छोटे से एरिया के लिए। अच्छा, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, ये इसका मात्रक हो जाएगा सर कूलम प्रति एरिया मीटर का स्क्वायर, एरिया होगा मीटर स्क्वायर। या हम चाहे तो इसकी विमा भी लिख सकते हैं। इसकी विमा क्या लिखेंगे, इसकी विमा लिखेंगे m0 L-2 T1 A1। ठीक है, तो छोटी छोटी सी बातें हम कर सकते हैं। अच्छा, इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं, ये दो हो गए हमारे पास, ऐसे तीसरे की बात करते हैं आवेश वितरण में। हम बात करेंगे यहां पर आयतन के लिए। अगर मेरे पास यहां पर ठोस गोला है, क्या है मेरे पास, ठोस गोला। यह ठोस गोला मतलब अंदर से पूरा भरा हुआ है यार, ये अंदर से खाली नहीं है ना। ये कैसा मेरे पास ठोस गोला है। तो ठोस गोले में क्या होगा सर, अब आवेश जो होगा इसमें पूरे आयतन में एक समान रूप से वितरित होगा। मतलब ऐसा मान के चलो कि मेरे पास इसमें जो आवेश है, ये जो आवेश है ये एक समान रूप से हर एक जगह वितरित, अंदर घुसा पड़ा हुआ है पूरा आवेश। हर एक जगह आवेश आवेश चार्ज 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 है ना, हर एक जगह आवेश है। ठीक है, इसमें क्षेत्र केवल सरफेस पर था। ठीक है, इसमें अंदर होगा आवेश। अच्छा, ऐसा कैसी वस्तु में संभव है, तो ध्यान रखना बेटा, इस दुनिया में केवल और केवल, ध्यान सुनना, केवल और केवल कुचालक ऐसे हो सकते हैं, कुचालक के लिए ही संभव है। कुचालक में ही संभव है कि आवेश जो है, आवेश पूर्ण आयतन में वितरित है। ठीक है, ऐसा क्यों सर, इसका कारण जो है हम वो आगे आने वाले समय में पढ़ेंगे, है ना। चालक की बातें करेंगे अभी, बस 1-2 लेक्चर बाद, जब हम गाउस का नियम पढ़ लेंगे उसके बाद में। तो चालक पे हम बहुत सारी चर्चा करने वाले हैं, है ना। विभव की बातें करेंगे, उसके बाद में चालक पे चर्चा करेंगे हम। तो उसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि ये अंदर ही इसमें क्यों रुकता है। बाकी चालक में ऐसा फोटो पॉसिबल ही नहीं है। चालक में कभी भी नहीं हो सकता कि आवेश उसके अंदर रहे। चालक में आवेश सदैव उसकी सतह पर रहता है, मतलब जैसे ये चालक हो सकता है। अच्छा, अगर ये खोखला ना होते हुए भी, बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर यह ठोस होता,
ठोस होता और चालक होता। क्या होता? एक्सेप्शन केस, एक्सेप्शन। अभी के लिए एक्सेप्शन लिख लो, बाकी तो ये कॉमन सेंस से आगे चलकर बिल्कुल लॉजिकल लगेगा। क्या कि अगर मान के चलो ये ठोस गोला है, ठोस चालक है, और कैसा है भैया? गोला है। तो अगर ये ठोस है, ठोस है तो सर इसमें क्या होगा? पहले हम इसको भर देते हैं रंग से ताकि ये फील आ जाए कैसा है? ठोस है। अब अगर आपने इसके अंदर आवेश रखने की कोशिश करी तो इसके अंदर कभी भी आवेश बैठने वाला नहीं है। आवेश सदैव 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 इसमें बाहर उठ उठकर भागेगा, मतलब आवेश सतह पर ही होगा। ये ठोस है फिर भी आवेश सतह पर है, ये ठोस है लेकिन आवेश अंदर भी है। क्यों? क्योंकि ये कुचालक है। क्या है? कुचालक है। तो इसके लिए ठोस चालक जब होगा बेटा तो यहां पर आवेश आवेश सदैव सदैव सतह पर होगा। आवेश सदैव सतह पर ही होगा और उसमें फिर हम ये वाली कंडीशन नहीं रिफाइन करेंगे। ये जो है हमारा पुराने जैसा ही हो गया, मतलब इसमें भी सिग्मा लिखा जाएगा क्यू बटे में एरिया या क्यू बटे में 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल गोले का 4 पाई आर स्क्वायर। लेकिन केवल एक लोती कंडीशन के लिए हम पढ़ रहे हैं कि हमारे पास गोला है, उसके पास आयतन है और उसमें आवेश अंदर घुसकर बैठा हुआ है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसके लिए हम यहां पर लिखेंगे आयतन, जैसे हमने लिखा ना यहां पर पृष्ठीय आवेश घनत्व, इसे हमने यहां पे क्या लिखा हुआ है? रेखीय आवेश घनत्व, लैम्बडा से चिन्हित किया। पृष्ठीय, पृष्ठीय कोई कोई क्षेत्रीय भी लिख देता है ना, वैसे पृष्ठीय ज्यादा अच्छा शब्द है, क्षेत्रीय आवेश घनत्व। और इसी प्रकार से अब हम लिखने वाले हैं क्या? आयतन, आयतन आवेश घनत्व, आयतन आवेश घनत्व। ये क्या होगा? इसे हम रो से चिन्हित करेंगे। किससे चिन्हित करेंगे? रो से। जैसे हमारा जो घनत्व होता है, और ये होगा आवेश बटे में आयतन। ठीक है, या हम लिख सकते हैं रो बराबर होगा क्यू बटे में 4/3 पाई आर क्यूब। ये क्या होता है? ठोस गोले का आयतन होता है। कक्षा 8वीं में पढ़ाया जाता है, शायद 7वीं में पढ़ाया जाता है। ये तो मुंह उठाकर आ गए, बस नीट निकालना है, नीट। सर मैंने कक्षा 5वीं में एक बार सपना देखा था, है ना। एक बच्चा एक दिन मेरे को बोल रहा था कि सर मैंने कक्षा 5वीं में सोचा था कि मैं डॉक्टर बनूंगा, तो इसलिए मैंने नीट का बैच ज्वाइन कर लिया। फिर बोला ये नहीं आता, तो बोलता नहीं सर। तो बोला क्यों? तो बोलता सर मैंने 8वीं 9वीं के बाद में 7वीं 8वीं के बाद में कभी गणित पढ़ा ही नहीं, तो मैंने 10वीं कैसे पास कर गया? बोल गया सर वो तो ऐसे हमारे स्कूल वाले करवा देते हैं, और 11वीं 12वीं में हमें गणित पढ़ना नहीं पड़ा, तो हमें तो लगा 5वीं में ही सोच लिया था हमने कि हमको तो बायोलॉजी पढ़ना है, तो हमने गणित पढ़ना ही छोड़ दिया। मैंने बोला बहुत बढ़िया बेटा, जोड़ घटाव भी भूल गया होगा तू तो, फिर इससे ज्यादा तो कंपाउंडर को आता है और तुम डॉक्टर बनने आए हो, है ना। सगल उठाकर ऐसे मत आया करो। ये क्या है? ये 4/3 पाई आर क्यूब, ये क्या है? ये है आयतन, खोखले गोले का, सॉरी ठोस गोले का आयतन है ना। और भी चीजें जरूरत पड़ती रहेगी तो मैं लिखाता रहूंगा कि चाहो तो जो मूलभूत गणित में हमने बातें लिखी थी उनमें ही ये सब कुछ ऐड करते जाओ। चलो भाई, तो इसके लिए अब हम क्या लिख सकते हैं सर? इसके लिए मात्रक लिखेंगे आवेश प्रति मीटर क्यूब, मतलब क्यू बटे में एम क्यूब। और इसकी बीमा क्या लिख सकते हैं? बीमा m0 L-3 A1 T1। सर याद करके आए हो क्या? नहीं मेरे प्यारे, जब यहां पे लिखा हुआ था ये A इंटू टी तो आवेश हो गया, बटे में लंबाई, बटे में क्षेत्रफल A L-2 कर दिया, तो आयतन के लिए L-3 करेंगे बस।
ठीक है, तो ये सारी एक तरीके से मैंने आपको वस्तुएं बताई जिनके लिए हमें कार्यक्रम अब देखना शुरू करना है ना। मतलब हमने क्या देख लिया कि इनके लिए हम आवेश वितरण लिखते कैसे, आवेश वितरण लिखा कैसे जाता है। अब हमें क्या करना है, अब हमें इन सब के लिए सूत्र देखने हैं कि इनके लिए विद्युत क्षेत्र होता क्या है, होता क्या है। तो अब मैं अभी आपको सीधे सूत्र बताऊंगा, मैं डेरिवेशन नहीं करवाऊंगा। इसके डेरिवेशन बोर्ड में भी नहीं आते हैं, है ना, क्योंकि इससे रॉड का डेरिवेशन बहुत खतरनाक होता है, तो इवन बोर्ड में भी नहीं पूछते हैं, ठीक है। लेकिन अगर कुछ डेरिवेशंस आपको है तो वो आप अलग से बताइए, हम उसका अलग से समाधान करने की कोशिश जरूर करेंगे। लेकिन हम बाकी सब बच्चों का समय बर्बाद नहीं करना चाहते। 2500 में से 200-400 बच्चों के लिए हम बाकी सबका समय नहीं बर्बाद करेंगे, हम डेरिवेशन में ज्यादा नहीं घुसेंगे। हमें फॉर्मूले पता होना चाहिए और उसका यूज पता होना चाहिए। तो अब हम विभिन्न वस्तुओं पर हम बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक समान आवेशित। अच्छा, ये तो अभी मैं जो बता रहा हूं ये नीट में भी अभी तक नहीं पूछा गया, लेकिन फिर भी हम फॉर्मूला लिख लेंगे इसका। आवेशित छड़, एक समान आवेशित छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र देख रहे हैं हम। विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता देख रहे हैं। तो एक समान आवेशित छड़ होगी तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगी। चलिए, तो कैसे बनाएंगे देखो। मैंने मान के चलो यहाँ पे एक समान छड़ बना दी। अब ये जो छड़ बनाई है, इस छड़ से यहां पर कोई बिंदु P है जिस पर मुझे क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता देखना है। तो मान के चलो ये पूरी पॉजिटिव आवेशित है, ठीक है। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र देखना है, तो कैसे देखेंगे, देखो क्या होता है। इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र कहां आएगा, तो देखो क्या होगा सर, ये छोटा, ये हर एक आवेश इधर वालों के कारण इधर आएगा, इस वाले कारण इधर आएगा विद्युत क्षेत्र, इस वाले कारण कहीं, मतलब कहीं भी रैंडम विद्युत क्षेत्र आएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर एक आवेश मानता तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आता, यहाँ पे एक आवेश मानता उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आता, यहाँ पे आवेश आएगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, यहाँ पे आवेश आएगा उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। तो ये एक्चुअल में हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे सर, सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें इंटीग्रेशन का उपयोग करते हैं। थोड़ा सा खतरनाक गणित होता है, तो उसका जो कंक्लूजन, जो आंसर निकलता है वो मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, हमने बोला कि हमारा जो P बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ कहीं भी हो सकता है। तो इस रॉड से ये P बिंदु जो है वह कुछ कोण अल्फा ऊपर बना रहा है और कुछ कोण बीटा नीचे बना रहा है ना। मतलब जैसे मेरे पास यहाँ पे एक रॉड है, इस रॉड से, इस रॉड, ये रॉड है भी, है ना, ये रॉड है, तो इस रॉड से मैंने कोई बिंदु P यहाँ पर ले लिया, है ना। तो P बिंदु लिया, तो इस रॉड से इसके ऊपरी सिरे पर यहाँ पर ये कोई कोण बन रहा है। इस कोण को क्या बोला मैंने, 37 से जो कोण बन रहा है उसे अल्फा बोला। अच्छा, इसी प्रकार से इस रॉड के निचले सिरे पर भी कोई कोण कोई कोण बन रहा है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, बीटा बोल दिया, इसी बिंदु से। आई बात समझ में, ठीक है। तो अगर तुम्हें ये अल्फा और बीटा समझ में आ गया, तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो विद्युत क्षेत्र कितना होता है। ये विद्युत क्षेत्र होता है सर, इसके दो घटक होते हैं, परिमाणी निकालेंगे अभी हम। घटक होते हैं, एक इसे हम बोलते हैं ई परपेंडिकुलर, क्योंकि ये रॉड के लंबवत है। इसी प्रकार से दूसरा वाला घटक बोलेंगे जिसे हम बोलते हैं ई पैरेलल, है ना, समांतर। तो ई पैरेलल। तो ई परपेंडिकुलर का जो मान आता है वो आता है के लैम्डा। अच्छा, ये P बिंदु जो है वो हमने बोला R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर। तो के लैम्डा बटे में R साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, ठीक है। इसी प्रकार से ई पैरेलल क्या होता है, ई पैरेलल होता है के लैम्डा बटे में R कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। क्या होता है, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा होता है, याद रखना। कॉस वाले में माइनस करेंगे, साइन वाले में जोड़ेंगे। सर इसका लॉजिक क्या है, इसका क्या लॉजिक है कि कब जोड़ना है कब घटाना है। ये देखो क्या होता है, यहाँ पे अगर हम कोई भी घटक की बात करें तो देखो यहाँ मैं थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। बाकी आप थोड़ा समझो, बाकी तो फॉर्मूला हमें याद रखना ही पड़ेगा। यहां पर अगर इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो देखो क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र इधर की तरफ आएगा, रैंडम कोई भी दो बिंदु मान लिए, उसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर आए। अब ऐसे है सारों के कारण विद्युत क्षेत्र लिखिए, तो हर एक कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये वाले जो विद्युत क्षेत्र है, तो ये विद्युत एक इधर है एक इधर है, उसके दो घटक होंगे, दो घटक इधर आएंगे और घटक मतलब क्या हुआ सर, इसके दो घटक है तो इसका एक एक्स वाला घटक आएगा और एक वाई वाला घटक आएगा। तो ये वाले घटक कट जाएंगे,
ये वाले घटक जुड़ जाएंगे। तो इसलिए मैंने बोला कि इस तरफ वाले घटक जुड़े हैं और इस तरफ वाले घटक घट गए हैं, माइनस हो गए हैं। तो ये बस आपको आसान सा फॉर्मूला है, इसी पर बेस सवाल आपको आ सकते हैं, है ना। इस पर बेस वैसे नीट में अभी तक कोई सवाल आया नहीं है, लेकिन इसमें एक दो इंपॉर्टेंट सी बातें आपको पता होना चाहिए। जैसे, है ना, यहां पर हमारे को बोलता है जो आता है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक अनंत छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र, है ना, ये बहुत बार पूछता है। अनंत छड़ के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अच्छा, पहले तो हमें यह समझना पड़ेगा सर ये अनंत मतलब क्या होता है, अनंत मतलब क्या होता है। अच्छा, कोई मुझे बताएगा अनंत मतलब क्या होता है? अगर मैंने तुम्हें बोला कि कोई भी चीज अनंत है, मतलब क्या होगा इसका? अनंत मतलब सर बहुत बड़ी है सर, जैसे ब्रह्मांड अनंत तक है सर, इसका मतलब अनंत नहीं होता। अनंत मतलब ये होता है कि जिस भी चीज के सापेक्ष तुम देख रहे हो, है ना, वह अगर उस चीज के सापेक्ष, मतलब अगर मैं किसी भी वस्तु को देख रहा हूं और किसके सापेक्ष देख रहा हूं, उससे अनंत परिभाषित होता है। ठीक है, फिजिक्स की बात कर रहा हूं, रियल वर्ल्ड, लॉजिकल वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। जैसे देखो, इसका एक एग्जांपल देता हूं, है ना। चलो, अगर मान के चलो मैंने ये रॉड ऐसी पकड़ी हुई है हाथ में, ये रॉड मैंने पकड़ी हुई है, ठीक है, मैंने रॉड एकदम तुम्हारे आगे रख दी। तुम बोलोगे अरे सर ये तो बहुत बड़ी रॉड है ना, मैं तुमसे पीछे ले जा रहा हूं, 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 रॉड खत्म हुई क्या? क्या तुम्हें इसका ऊपरी और निचला सिरा दिख रहा है? वो तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने नीचे करके बता दिया कि देखिए इतनी बड़ी रॉड है। लेकिन अगर मैं ऐसा ही रखता और मैं तुम्हें बताता ही नहीं कि इसका ऊपरी सिरा और निचला सिरा कहां है, तो क्या बोलते? अरे सर ये रॉड तो कभी खत्म ही नहीं हो रही, ये रॉड तो कभी खत्म ही नहीं हो रही, ये रॉड कभी तुम्हारे हिसाब से अगर कभी खत्म ही नहीं होती तो ये कैसी रॉड हो चुकी है? ये रॉड अनंत रॉड हो चुकी है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसा खड़ा कर दूं, अच्छा सर हाँ, ये ऐसा कर दूं, अरे रे सर ये तो इसका निचला सिरा और ऊपरी सिरा हमको यहाँ पे दिख गया, ये रॉड अनंत नहीं है ना, ये रॉड अनंत नहीं है। आई बात समझ में? तो रॉड अनंत है नहीं है या नहीं है? सर अगर आप इसको ऐसा रखोगे, है ना, और हमारे आंखों के सामने से ले गए, इसको इतना बड़ा रखा, तो सर ये हमारे लिए तो कभी खत्म ही नहीं हुई, तो हमारे लिए अनंत हो जाएगी। लेकिन सर और थोड़ा पीछे ले जाते तो शायद इसका ऊपरी और निचले सिरा दिख जाता, तो हमको लगता है ये अनंत नहीं है। तो देखो एक्चुअल में अनंत क्या है, अनंत क्या है कि जैसे इसको एक और छोटे से एग्जाम्पल समझते हैं। मान के चलो कि तुम छोटे हो, है ना, तुम छोटे बच्चे थे, हमने तुम्हारे यहाँ पे एक रॉड चिपका दी ऐसे ऐसे ना, तुम्हारी गर्दन में क्या किया, ऐसे तुम्हारे गर्दन में, अरे देखना भैया, हाँ ऐसे तुम्हारे गर्दन में ऐसे रॉड चिपका दी। अब अगर ये रॉड जो है वो तुम्हारी गर्दन में चिपका दी ऐसे, तो मतलब क्या होगा, तुम अब गर्दन को ऊपर नहीं ले जा सकते। अगर मैं मान के चलो ये रॉड मेरे ऐसे गर्दन में चिपका ली, तो रॉड मैं गर्दन ऊपर ही ले जा सकता, क्योंकि ये बांध दिया है, नीचे भी नहीं देख सकता, बस मैं इधर देख सकता हूं, इधर देख सकता हूं, ठीक है, मैं ऊपर नहीं देख सकता। अब मान के चलो मैं छोटा बच्चा था, है ना, फिर मैं बड़ा हो रहा हूं, मेरे सामने एक मान के चलो दीवार है, मेरे सामने ये इधर एक दीवार है, तो मैं जब भी देखता हूं, है ना, मैं बड़ा होते जा रहा हूं, मैं देख रहा हूं अच्छा ये मेरी इधर दीवार है, फिर मैं और थोड़ा बड़ा हुआ, फिर मेरे को लगा अच्छा मेरे इधर दीवार है, फिर मैं और बड़ा हुआ, अच्छा मेरे इधर दीवार है, मैं और बड़ा हुआ, अच्छा मेरे इधर दीवार है, मैं बड़ा होते जा रहा हूं, लेकिन मेरे को मेरे इधर वाली दीवार का ऊपरी सिरा और निचला सिरा दिख ही नहीं रहा जिंदगी भर। तो मेरे को क्या लगेगा, अरे भैया ये तो अनंत तक है, मतलब मेरे लिए क्या हो गया, ये अनंत हो गया, जिसका मैं कोना या जिसका अंत नहीं देख पाऊं उसे हम बोलते हैं अनंत, जिसका कोई अंत ना हो। अब किसी चीज का अंत हो रहा नहीं हो रहा, वो तो तुम्हारे सापेक्ष है। आ रही बात समझ में? तुम्हारे सापेक्ष है ना। अगर मान के चलो हम बोलते कि ये ब्रह्मांड अनंत है, तो हम जब आए, मनुष्य इस दुनिया में आया, उससे पहले से ब्रह्मांड चल रहा है, मनुष्य चले गए तब भी ब्रह्मांड है, तो हम क्या बोलेंगे, अरे ये अनंत है। लेकिन अगर मान के चलो हम इतना ज्यादा जी ले कि हम देख रहे हैं, हाँ हमने इतना ज्यादा जिए कि पृथ्वी जब बनी नहीं तो उससे भी पहले डायनासोर थे, तो हमारे बीच में एक इंसान जो डायनासोर के पहले भी पैदा हो गया, ठीक है, फिर वो पृथ्वी पूरी इवोल्यूशन हुई, पूरा पृथ्वी पे सारे जीव जंतु आए, फिर उसके बाद वो चंद्रमा पे रहने चले, फिर भी देख रहा है पृथ्वी पे क्या चल रहा है, और धीरे धीरे पृथ्वी में सब मनुष्य ने सब तबाह कर दिया, ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में सब बर्बाद हो गया। तो उसके लिए अनंत नहीं होगा, उसके लिए अच्छा ये आए और खत्म हो गए।
समझ पा रहे हो ना इस चीज को? तो अनंत मतलब क्या है? अनंत मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक रॉड है, मेरे पास क्या है? एक रॉड है। इस रॉड में अगर मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड में अगर मैंने कोई भी बिंदु, मान के चलो मैंने बोला ये 2 मीटर की रॉड है। कितने मीटर की रॉड है? 2 मीटर की रॉड है। अब इस 2 मीटर की रॉड से अगर मैंने कोई बिंदु लिया 2 mm पर, कितने पर? 2 mm पर, तो इस बिंदु के लिए रॉड अनंत हो गई। लेकिन अगर मैंने यहां पे बिंदु लिया होता 2 मीटर पर, तो अब ये अनंत नहीं होती, क्योंकि 2 मीटर वाले को दिख रहा है कि हाँ सर ये इसका ये ऊपरी सिरा है, ये निचली सिरा है। लेकिन 2 mm वाले को नहीं दिखेगा। 2 mm वाले को अरे सर ये तो पता नहीं कहां जाके खत्म हो रही है, और सर ये तो पता नहीं कहां जाके खत्म हो रही है। ये 2 mm वाला सोचेगा, ठीक है, छोटा दिमाग, छोटी सोच, ठीक है। इसको लगा रहे नहीं सर ये खत्म हो रहा है, ये खत्म हो रहा है। आई बात समझ में? तो 2 मीटर की रॉड अनंत भी है, 2 मीटर की रॉड का अंत भी है। वो अब तुम्हें निर्धारित करना है कि वो अनंत है या अंत है, ठीक है। तो वही शक्ति अब मैंने तुम्हें दे दी है। अब चलो भाई, तो अब हमें तो ये मानना है कि अगर अनंत रॉड होती है, अनंत रॉड होती है मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं, अरे रे भैया राड ही मिट गई सर। देखो अरे ये एल हो जा, ये मिट जा, मिट जा। अब यहाँ पे एल लिखा जा, एल लिखा गया, फिर उसका हमें रॉड बन जा, रॉड बन गई, हाँ रॉड बन गई। देखो ये रॉड बन गई। अब अगर मान के चलो ये रॉड से मैंने कुछ दूरी मानी है ना, इस रॉड से मैंने कुछ दूरी मानी आर, ये बिंदु है। मतलब अगर आर जो है, देखो कैसे लिख के बताऊंगा, आर बहुत छोटा है कैपिटल एल लंबाई से, आर बहुत छोटा है कैपिटल एल लंबाई से, तो मैं बोलूंगा ये रॉड क्या हो गई है? अनंत हो गई, ठीक है। चल अब ये पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ओके सर। तो अब ये बताओ कि अगर ये अनंत है तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का मान क्या आएगा? तो सर अगर मैं यहां से देखना शुरू कर रहा हूं ना, मैंने देखना शुरू करा, ये मेरे सामने ये आर दूरी है। अब मैं देख रहा हूं अरे सर मान लो 25 मंजिला इमारत उसके तुम नीचे खड़े हो, तो उसमें उसका सिरा कहां दिखाई देगा? सर बहुत ऊपर है। कितने डिग्री पर? कितने डिग्री पर? सर यहां से हमने देखना शुरू किया 90 डिग्री पर सर उसका कोना दिखा, मतलब अनंत तक ऊपर जाना है, मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री। तो इस कंडीशन में अल्फा का मान क्या हो गया? 90 डिग्री, है ना। देखो ऐसा का ऐसा फॉर्मूला हमारे लिए चुंबकीय क्षेत्र में भी बनेगा, और चिंता मत करो वहां पे दबा के सवाल तुम्हें प्रैक्टिस करवाऊंगा, है ना। ये विद्युत क्षेत्र में ये नहीं पूछा जाएगा, विद्युत क्षेत्र में बस ये बात पूछी जा सकती है। बाकी चुंबकीय क्षेत्र से सवाल आएंगे, वो हम तुम्हें सेम फॉर्मूला इसी टाइप का कुछ अरेगा, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। अच्छा बीटा का मान क्या होगा? बीटा का मान सर यहां से हम देख रहे हैं, है ना। अब नीचे जाना है, देखो अल्फा क्या है? अल्फा क्या था? यहां से ऊपरी सिरा जिस बिंदु पे मिल जाए वो कौन? अल्फा क्षैतिज से। निचली सिरा जिस बिंदु पे मिल जाए वो बीटा क्षैतिज से। तो अब ये देखो या अनंत पे मिला सर, ये भी अनंत पर मिला सर, नीचे तक जाना अनंत तक, ठीक है। तो बीटा भी क्या हो गया? बीटा भी हो गया 90 डिग्री। तो अब एक बार हम सॉल्व करते हैं। देखो अगर मैं इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना चाहूंगा, पॉजिटिव आवेशित। अच्छा देखो ये एक और छोटी सी बात, ये कब माना है? पॉजिटिव आवेशित। नेगेटिव आवेशित रॉड होती तो ये ई परपेंडिकुलर जो है अंदर की तरफ आ जाता है ना। अच्छा वैसे इसमें और भी जो गंभीर सवाल है वो जेई वाले पूछते, नीट वाले नहीं पूछते। चलिए तो अब हमारे पास विद्युत क्षेत्र दो घटक थे सर, ई परपेंडिकुलर। तो ई परपेंडिकुलर होगा के लैम्डा, लैम्डा क्या है? इकाई लंबाई में आवेश। हमको आवेश नहीं बताएंगे, हमें लंबाई नहीं बताते, हमें बोलते इकाई लंबाई में आवेश। क्यों? अब देखो लैम्डा लिखने का एक और फायदा मेरे को क्या है, अब ये अनंत रॉड है, अनंत रॉड है, तो अनंत रॉड है मेरे लिए, तो अनंत है भैया। तो अनंत है तो क्या मैं क्या लिखूंगा कि इसका आवेश अनंत, अनंत आवेश बटे में अनंत लंबाई। तो मूर्खता भरी बात हो गई, कैसे सॉल्व करोगे? तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं? लैम्डा, लैम्डा रेखीय आवेश घनत्व। एक बार और लिख देते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। अच्छा ये होगा 2 के लैम्डा बटा आर साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 90 प्लस साइन 90 कितना हो जाएगा? ये होगा सर 90 प्लस 1 और 1 2 हो गया है, तो मैं लिख सकता हूं इसे 2 के लैम्डा बटे में आर। ये मेरे लिए ई परपेंडिकुलर आ चुका है। अच्छा ई पैरेलल क्या आएगा? ये इस दिशा में विद्युत क्षेत्र आ चुका है मेरे पास। ई पैरेलल क्या आएगा? के लैम्डा बटे में आर। अच्छा सर यहाँ पे लिखेंगे cos 90
माइनस कॉस 90। ओए होए 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 ओए होए होए होए, क्या 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 कॉस 90 तो शून्य हो गया, तो 0 आ गया। मतलब ये हो गया कि यहां पर ऊपर वाली रॉड के कारण विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, सॉरी मतलब रॉड के कारण, रॉड के समांतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होगा, रॉड के लंबवत ही विद्युत क्षेत्र होगा 2k लैम्डा बटा r, जो कि हमारा आंसर। ठीक है, रॉड के समांतर कोई विद्युत क्षेत्र नहीं आएगा, वो शून्य। आई बात समझ में? मतलब जैसे अगर हमारे पास ये रॉड थी, तो इस रॉड के कारण यहां पर विद्युत क्षेत्र देखूंगा, तो वो अगर ये पॉजिटिव आवेश रॉड है तो इससे दूर की तरफ विद्युत क्षेत्र होगा, इसके समांतर कोई विद्युत क्षेत्र होने वाला नहीं। क्लियर है? अब ऐसे ही बात करूंगा मैं एक अर्ध अनंत रॉड के लिए, है ना। चलो भाई आगे बात करते, ये अनंत छड़ हो गई। अब हम बात करेंगे अर्ध अनंत के लिए। अर्ध अनंत रॉड कैसी होगी? अर्ध अनंत छड़, अर्ध अनंत छड़ कैसी होगी? सोचो भाई, अर्ध अनंत कैसी होगी? अर्ध अनंत मतलब अगर हमारे पास ऐसी कुछ रॉड है, हाँ यहां से बना दे, यहां से नीचे अनंत तक है, नीचे कहां, देखो किसी भी तरफ मान लो, एक तरफ ऐसा मानना पड़ेगा, ये नीचे कहां तक जा रही है? अनंत तक जा रही है। ये पूरी पॉजिटिव आवेशित है ना। कैसी है? पूरी पॉजिटिव आवेशित है। एक काम करो, नीचे लिख लेंगे हम, है ना, नीचे लिखने की जगह बच जाएगी हमें। ऊपर अनंत मान लो भैया, ऊपर की तरफ अनंत मान लो, ये ऊपर अनंत तक जा रही है। तो अब हमें यहां पर इसके इस बिंदु पर P पर विद्युत क्षेत्र निकालना है। क्या निकालना है? P पर विद्युत क्षेत्र निकालना। तो कैसे निकालेंगे? देखो, अब मुझे तो उम्मीद है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई कि अगर एक रॉड है तो निचला सिरा मेरे को सामने दिख रहा है और ऊपरी सिरा नहीं दिख रहा, वो बहुत ऊपर तक है। तो इसके कारण कोण क्या बनेंगे और विद्युत क्षेत्र क्या होगा? सर एक विद्युत क्षेत्र E परपेंडिकुलर इस दिशा में आएगा और E पैरेलल आपने बताया नीचे की तरफ आता है। ठीक है, ये ऐसा क्या सामने बना। अब यहां पर हमारे पास परपेंडिकुलर पैरेलल क्या है? रॉड के परपेंडिकुलर और रॉड के पैरेलल विद्युत क्षेत्र के घटक है ना। हमें 90% केसेस में ऐसे ही पूछा गया। जैसे क्या पूछेगा वो, अगर जेई मेंस के भी बात कर लिया, उसके ऊपर के सवालों की बात करो तो उसमें ऐसा बोलता है वो कि परिमाणी विद्युत क्षेत्र देंगे ई नेट, फिर ये आएगा आई कैप में, ये हो गया माइनस जे कैप में, तो आई कैप जे कैप के रूप में पूछा जा सकता है। वैसे ये सब हमें ज्यादा इतना लेवल का नहीं आएगा, ये सारी चीजें हमारे काम की बस फॉर्मूले। यहाँ पे अल्फा क्या है? अल्फा जो है सर वो अनंत तक जा रहा है, अल्फा ऊपरी कोण का है, ऊपर की तरफ अनंत पर है। और बीटा क्या है? यही मजा है मेरे प्यारे। देखो यहां से कोण जो था, ये वाला तो सर अनंत तक चले गया, लेकिन यहां पर नीचे नहीं जा रहा हूं मैं यहां से नीचे नहीं जाऊंगा। क्यों? क्योंकि वाला कोण बीटा क्या है? 0 डिग्री है। बीटा क्या है? 0 डिग्री आ गया। चलो भाई बहुत मजा आया सर आज तो हम यहाँ पर ई परपेंडिकुलर और ई पैरेलल लिख देते हैं सर। ई परपेंडिकुलर जो होगा वो के लैम्डा बटे में आर, ये दूरी हम आर ही मान रहे हैं हर बार की तरह, के लैम्डा बटे में आर साइन अल्फा मतलब साइन 90 प्लस साइन बीटा मतलब साइन 0। तो कितना हो गया? ये हो गया सर साइन 0 तो 0 हो गया, साइन 90 1 हो गया। तो ये के लैम्डा बटे में आर ई परपेंडिकुलर आ गया। ई परपेंडिकुलर क्या आ गया? के लैम्डा बटे में आर आ गया। अच्छा ई पैरेलल क्या होगा? ई पैरेलल, ई समांतर, ये होगा के लैम्डा बटे में आर कॉस अल्फा। अच्छा अल्फा का मान कितना है? अल्फा का मान है सर 90 डिग्री, है ना। ये हो जाएगा अल्फा मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री माइनस कॉस 0। ठीक, तो कितना आ गया? ये आ गया है सर के लैम्डा बटे में आर कॉस 90 तो 0, 90 डिग्री माइनस कॉस 0। ठीक, तो कितना आ गया? ये आ गया है सर के लैम्डा बटे में आर कॉस 90 तो 0 हो गया और ये -1 हो गया, या मैं इसे लिख सकता हूं माइनस के लैम्डा बटे में आर। ये आंसर आ गया। अरे सर ये तो निगेटिव आ गया। अरे हाँ मेरे प्यारे, निगेटिव ही तो आना था पे। क्यों भैया निगेटिव क्या आ गया बेटा? ये नीचे है, नीचे तो ई पैरेलल नेगेटिव में है, वो फॉर्मूले से भी जो वैल्यू आई वो भी बात चिक के यही बोल रही है, और हमने भी तो इसे नेगेटिव नीचे ही तो बनाया था, मतलब हमने जो बनाया और जो निकल कर आया वो सेम ही है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब हमें ये पता चला
कि यहाँ पर अगर परिमाण अनुसार देखें तो सर ये है के लैम्डा बटा आर, है ना, ई परपेंडिकुलर ये पैरेलल, परिमाण अनुसार देखो तो के लैम्डा बटा आर, के लैम्डा बटा आर, मतलब ये दोनों तो बराबर आ गए। मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास एक अनंत रॉड है, उसमें इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देख रहा हूं मैं पॉजिटिव है, तो इसमें एक के लैम्डा बटा आर इस तरफ आएगा, के लैम्डा बटा आर इस तरफ आएगा, और एक के लैम्डा बटा आर नीचे की तरफ आएगा। ठीक है, तो इन सब का नेट परिमाणी कितना होगा? तो सर इसका परिमाणी जो होगा √2 के लैम्डा बटा आर। बच गए तोते। हाँ सर, ये तो परिमाणी √2 के लैम्डा बटा आर आएगा। तो यहाँ पे ई नेट हम लिख सकते हैं, ये अर्ध अनंत रॉड के लिए √2 के लैम्डा बटा आर होता है। ठीक, तो ये छोटी छोटी सी बातें हमें पता होना चाहिए। ये सारे सूत्र है, ये सबको अपने एक फॉर्मूला कॉपी जो बना रहे हैं उसमें लिखना है कि रेखीय आवेश के लिए ऐसा ऐसा होता है, और हमारे पास अगर अनंत रॉड होगी तो के लैम्डा बटा आर, और अर्ध अनंत होगी तो √2 के लैम्डा बटा आर परिमाणी विद्युत क्षेत्र होगा। अच्छा सर, इसी प्रकार से हम और भी कुछ बात कर लेते हैं। हम बात करते हैं वलय के केंद्र एवं अक्ष पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा। अगर मान के चलो मेरे पास एक वलय है, वलय मतलब अभी मैंने आपको बताया था तार से वलय बनाकर, तो ये कुछ ऐसी, इसमें भी आवेश घनत्व लैम्डा है, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा, या आप ऐसा भी मान सकते हो, इसे क्या मान सकते हो? अरे यार एक और बात मेरे मन में आई ऐसी, कभी बच्चे इसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे ये लिखा हुआ है 2 के लैम्डा बटा आर, हमारा आंसर आया है ना, ई नेट क्या आया था? 2 के लैम्डा बटा आर आया है ना। ऐसे मेरे मन में अभी ख्याल आ गया तो बता दूं, मैंने सोचा कभी कभार भैया बहुत बार क्या होगा, जो पुराने क्वेश्चन पेपर वगैरह आप देखोगे या किताबों में कुछ ना कुछ देखने जाओगे तो के की जगह 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखता है। क्या लिखेगा? के नहीं लिखेगा, वो 4 पाई एप्सिलॉन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बटा आर लिखेगा। आगे पास है ना। तो यहां पर इस कंडीशन में क्या होगा बेटा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के देगा। तो बच्चे बौरा जाते हैं, अरे ये तो मेरा आया ही नहीं, अरे ये यही तो आया बेटा, इसे 2 कर दे तो हो गया लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर। यही भी तो हमारा आंसर ही है, दिख रहा है ना, ये है ना, ये भी तो क्या है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, ये भी तो हमारा आंसर ही है, इसमें कोई दिक्कत थोड़ी ना यार। ये लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर, ऐसा मैं हर बार लिख के नहीं बताऊंगा, लेकिन हमें समझ में आना चाहिए सर, के की जगह ये लिख सकते हैं और ये भी हमारा आंसर ही है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। चल आगे बढ़े हम। हाँ आगे बढ़ रहे थे हम। चल ओके सर, अब ये वाले सारे सूत्र भी हमें पता चल गए, √2 के लैम्डा बटा आर। ठीक, अब हमारे पास वलय पे आ चुके थे हम सर। तो वलय में क्या होता, वलय में हमारे पास देखो, वलय में ऐसा भी बोल सकते हैं Q आवेश और R त्रिज्या की वलय है। ठीक, अच्छा, अब हमारे पास ये एक समान रूप से आवेश वितरित है, तो दो जगह निकालना है, एक बार से केंद्र पे निकालना है, एक बार अक्ष पे निकालना है। तो अगर मैं केंद्र पर देखूं, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, तो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, देखो हर एक कोने पे क्यू आवेश रखा हुआ है, तो केंद्र पर 0 होगा। कैसे? देखो अगर मान के चलो मैंने यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा काटा, ये हर जगह आवेश ही आवेश 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 पड़ा हुआ है, तो मैंने क्या करा, टुकड़ा तोड़ा, तो ये टुकड़ा देखा, तो इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा, इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। अच्छा, इस टुकड़े के कारण विद्युत क्षेत्र इधर आएगा। ओए होए, ये दोनों एक दूसरे को काट गए। इस टुकड़े के कारण छोटे छोटे dx टुकड़े काट रहा हूं मैं, छोटे छोटे लंबाई पे, तो वो क्या हो जाएगा सर वहां पर इन सब के कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा वो कट गया आपस में, तो ई नेट तो 0 हो गया। मतलब वलय के केंद्र पर चुंबकीय विद्युत क्षेत्र जो होता है वह 0 होता है। आगे बात समझ में? अच्छा सर, ओके। अब यहां पर हमें और क्या पता करना है, हमें ये पता करना है कि अगर ये ऐसा ही है तो यहां पर अगर मेरे पास इसकी अक्ष है, अब हमें पता चल गया कि इसके यहां पर तो विद्युत क्षेत्र 0 है, लेकिन यहां पर भी 0 होगा क्या?
यहां पर भी शून्य होगा क्या? नहीं। तो हम पता करेंगे अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है, ई का मान। तो क्या होगा यहां पर देखो, अब यहां पर ये अगर मान के चलो मैंने बोला x दूरी पर कोई भी बिंदु आ जाए तो, और इसकी त्रिज्या कितनी है r, तो जो विद्युत क्षेत्र होता है उसको हम डिराइव कर सकते हैं, लेकिन हम डिराइव नहीं करेंगे अभी। हम इसका फॉर्मूला बता रहे हैं आपको सीधे सीधे। ये जो होता है वो होगा ई नेट, जो होगा बेटा वो कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा सर यहां से, ये हो जाएगा अक्ष पर, तो ये हो जाएगा k क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। किसका सूत्र है? ये आसान सी बात है, विद्युत क्षेत्र का शून्य है, सूत्र है एक्स दूरी पर। एक्स दूरी कहीं भी हो सकती है, तो उस दूरी पर हम यहाँ पर वैल्यू रखकर एक्स का मान, जैसे हमको बोला कि अक्ष पर आर दूरी पर ही, त्रिज्या के बराबर दूरी पर ही विद्युत क्षेत्र बताओ, ठीक है, तो वहां पर हम एक्स की वैल्यू रख सकते हैं आर के बराबर और सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सा सूत्र होता है, इसको हम डब्बा भी बनाएंगे और इसको अलग से कॉपी में भी लिखेंगे। अच्छा, इसकी दिशा क्या होगी? अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो ये अक्ष पर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखेंगे तो वह अक्ष के अनुदिश ही होगा, ऐसा नहीं टेढ़ा मेढ़ा। क्योंकि देखो क्या हो रहा है एक्चुअल में अक्ष के अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र क्यों है ना? क्योंकि देखो मैं आपको ये एग्जांपल से समझा रहा था यहाँ पर। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर एक वलय हो, एक वलय बन गई। तो अगर वलय बन गई तो उसके अक्ष के अनुदिश अगर मैं बात करूंगा किसी भी बिंदु पर यहाँ पर, तो जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा वह विद्युत क्षेत्र हमेशा इसके अक्ष के अनुदिश ही होएगा। अक्ष के अनुदिश किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की बात करूंगा तो वो उसी की डायरेक्शन में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका भी यही एग्जांपल है या ऐसा ही एक्सप्लेनेशन है कि ऊपर और नीचे हमने कुछ कुछ छोटे छोटे टुकड़े तोड़े। अगर मैं इसके कारण विद्युत क्षेत्र देखूंगा तो इधर होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र इधर होगा, तो इसके दो घटक बन गए। अब दो घटक बन गए, अब ये दोनों बराबर है, बराबर दूरी पर है, तो दो घटक बन गए। तो क्या होगा सर, ये दो घटक बने तो ये इस तरफ वाले जुड़ जाएंगे और इस तरफ वाले घट जाएंगे। तो यहां पे परिमाणी जो होगा वो अक्ष के अनुदिश ही होगा। तो याद रखेंगे हम ई की दिशा अक्ष के अनुदिश ही होती है। अच्छा, अब अगर पॉजिटिव आवेश होगा तो अक्ष से दूर की तरफ होगी, पॉजिटिव आवेश होगा तो दोनों तरफ अक्ष से दूर की तरफ होगी, नेगेटिव आवेश होगा तो उसकी तरफ, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक और सवाल उठता है कि सर अगर हमारे पास ये सब है, ये अगर हमारे पास पूरा गोल घूम रहा है तो यहां पर विद्युत क्षेत्र तो शून्य हो गया। लेकिन सर अगर हमारे पास क्या हो, एक अर्ध या अर्ध ना भी हो, कोई कोण थीटा बनाती हुई चाप है ना, और एक समान रूप से आवेशित हो, यहां पर कोण थीटा बन रहा है, तो इस चाप के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? आवेशित चाप के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा? तो बेटा P बिंदु पर या इसके केंद्र पर है ना, कहां देखेंगे? आवेशित चाप के कारण इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना होगा? तो देखो क्या होगा, इसके केंद्र पर जो विद्युत क्षेत्र होगा बेटा, वह ध्यान रखना, इसका जो अर्धक कोण होगा, मतलब ये वाला कोण आधा, ये वाला कोण आधा, ये θ/2 हो चुका है, ये वाला कोण θ/2 हो चुका है, और पूरा कोण कितना है? थीटा है। तो यहां पर जिसका एंगल बाइसेक्टर होगा, अर्धक कोण जो होगा, ये वाला कोण कितना है? थीटा है, तो उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र होता है। किसके अनुदिश? यहां पर इसका जो एंगल बाइसेक्टर होता है, इसके अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र होता है, ठीक है, इसके अनुदिश ही विद्युत क्षेत्र होता है। और कितना होगा ये ई है ना, तो ये ई का मान जो होगा वो 2k लैम्डा में आर क्या है? त्रिज्या है, साइन θ/2 होगा। क्या होगा? साइन θ/2।
तो ये इंपॉर्टेंट सा सूत्र है, हम सीधे सीधे ध्यान रख सकते हैं। 2k लैम्डा बटे में r, 2k लैम्डा बटे में r साइन थीटा बटे में 2। तो इसको सीधा सीधा हम रट्टा लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना। तो ये क्या बता रहा है, ये आपको ये बता रहा है, रट्टा लगाना है इसका, ये बता रहा है कि अगर मेरे पास ऐसी चाप है तो उसका जो अर्धक होगा, जैसे अगर मान के चलो मेरे पास जो चाप है, मेरे पास जो चाप है वह कुछ मेरे पास के एग्जांपल्स कर लेते हैं। मेरे पास एक अर्धवृत्त है, क्या है, अर्धवृत्त। तो इस अर्धवृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, अर्धवृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो अर्धवृत्त के कारण विद्युत क्षेत्र देखेंगे बेटा, तो यह जो है वो इसके अर्धक पर, अर्धक क्या होगा इसका, ये रहा अर्धक, उसके अर्धक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र आएगा। इस दिशा में हमारे पास विद्युत क्षेत्र होगा, ई नेट इस दिशा में आएगा, ई नेट इस दिशा में आएगा। और कितना आएगा ई नेट इस दिशा में, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। ई नेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2k, अच्छा लैम्डा क्या है, आवेश घनत्व, लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो इसमें अगर मान के चलो क्यू आवेश है, क्यू आवेशित है, ये क्यू आवेश, तो लैम्डा हो जाएगा क्यू बटे में पाई आर, क्यू बटे में पाई आर। वैसे कभी रखेंगे नहीं हम, लेकिन बस ऐसे पता होना चाहिए, क्यू बटे में पाई आर लिख सकते हैं। अच्छा 2k लैम्डा बटे में r साइन 90, सॉरी ये कोण कितना है 180 डिग्री, तो 180 बटे में 2, या कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर 2k लैम्डा बटे में r त्रिज्या है, साइन 90 हो जाएगा, साइन 90 1 होता है, तो साइन 90 1 होता है, तो यहाँ पे 2k लैम्डा बटे में r हमारे पास आंसर आ गया विद्युत क्षेत्र का। ये हमारे पास ई नेट आ गया, क्या आ गया, ई नेट आ गया। ठीक है, तो ऐसे छोटे छोटे से एग्जांपल्स हमें बनने चाहिए, इसमें कोई ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, ये इंपॉर्टेंस ऑफ फॉर्मूला, इसी से काम बनेगा। अच्छा जैसे अगर मान के चलो एक और क्वेश्चन करवा देता हूं, मान के चलो सर ओके, यहां पर याद रखना k को क्या लिख सकता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकता हूं, है ना। जैसे अगर मान के चलो मेरे पास सर ऐसा कुछ होता, मेरे पास 1/4 चाप है, मेरे पास 1/4 चाप है, ठीक है, ये पूरी पॉजिटिव आवेशित है। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा, इसका अर्धक 45 डिग्री से गुजरेगा, और इसका जो अर्धक गुजरेगा उसके अनुदिश विद्युत क्षेत्र होगा, अर्धक के अनुदिश विद्युत क्षेत्र होगा, इस दिशा में विद्युत क्षेत्र होगा। और कितना होगा ये होगा ई नेट बराबर 2k लैम्डा बटे में r साइन 90 बटे में 2 होगा। ये कोण 90 डिग्री है, यहां से 45 डिग्री पर परिमाणी आएगा, इसका परिमाण इसके अर्धक के अनुदिश होगा विद्युत क्षेत्र। तो कितना हो गया, ये हो गया सर 2k लैम्डा बटे में r साइन 45 डिग्री, ठीक है, यह हो जाएगा 2k लैम्डा बटे में r साइन 45, मतलब 1/2, या ये √2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे √2k लैम्डा बटा r आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी सी बातें हमसे बननी चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। ऐसे सवाल आ सकते हैं, इसमें और खतरनाक सवाल ऐसे भी होते हैं कि हमारे पास एक आधा क्या दे देंगे, अर्धवृत्त दे देंगे ये आवेशित, इसके नीचे 2 अर्ध अनंत तार टांग देंगे, बोलेंगे केंद्र पे विद्युत क्षेत्र बताओ। तो इस प्रकार के सवाल हम एक्चुअल में चुंबकीय क्षेत्र के करते, तो उसी प्रकार के विद्युत क्षेत्र के भी बनाए जाते हैं, लेकिन वो सब जेईई मेंस और एडवांस लेवल के सवाल है, वो अगर हम नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। बाकी एक्स्ट्रा सेशंस में हम उसको प्रैक्टिस करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, चलो ओके आगे बढ़ते हैं, है ना। ये हमें बिल्कुल बेसिक सी बातें चमक गई सर, बहुत बढ़िया सर, बहुत मजा आया है। और पढ़े क्या अपन, चलो रहने देते हैं ना, अब इतना ही पढ़ते हैं हम। ये हमने रेखीय की सारी बातें कर ली। रेखीय में हमने देख लिया कि रिंग के लिए क्या होता है, रिंग के लिए केंद्र पर शून्य होता है, और चाप के लिए क्या विद्युत क्षेत्र का सूत्र होता है। इसी प्रकार से मैं बातें तो बहुत सारी करनी थी, हमें चादर की बातें करनी थी, जो अगली क्लास में आते ही कर लेंगे हम, ठीक है। और उसके बाद में हमारे पास विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण और विद्युत बल रेखाओं वगैरह पर हम अगली क्लास में ही चर्चा करेंगे ना। बल रेखा क्या होती है, बल रेखा बिल्कुल आसान सी बात है, जैसा भी हमने पढ़ा उसी प्रकार की कुछ बातें होती है बल रेखाओं को लेकर भी। ये सब कुछ अब हम अगले क्लास में करेंगे ना, और इसके कुछ गुण धर्म वगैरह भी होते हैं, वो सब अगली क्लास में हम देखने वाले हैं।
चलिए, तो आज की क्लास इतनी रखते हैं ना, अभी तो काफी कुछ बचा हुआ है, चिंता ना करो, है ना, काफी कुछ पढ़ाएंगे हम यहाँ पर आपको। अभी हम बेसिकली कुछ 2 से 3 सवाल क्विज के रूप में लेना चाहते हैं, तो जल्दी से तैयार हो जाइए क्विज के लिए। क्विज का पहला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, बताइए भाई क्या आंसर आएगा, गलत नहीं करना बस किसी को भी। वो एप्सिलॉन नॉट बना हुआ है ना, ए त्रिज्या दी गई है। चलो अगला सवाल देख लेते हैं। विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी ये बताना है ना। हमारे पास 2 आवेश रखे हुए, एक ए पर रखा हुआ है, सॉरी एक बी पर रखा हुआ है, एक सी पर रखा हुआ है। 2 आवेश है, एक बी पर है, एक सी पर है। अब इनका परिमाणी कहां होगा और क्या कहानी होगी ये आपको बताना। चलो इनके जवाब जान लेते हैं हम। तो पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल बोल रहा है मैं, सर अरे अभी तो ही सॉल्व किया था हमने, ये तो अर्धचाप है, तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र क्या होगा। इसके कारण विद्युत क्षेत्र जो होगा, सर आपने अर्धचाप के कारण अभी बताया था, अभी कैलकुलेट किया हमने। चलो वापस कहाँ जाएंगे, यही लिख ही देते सीधे आंसर। ये क्या था, 2k लैम्डा बटे में r, ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, अभी हमने बताया था आपको। ये होगा 2k की जगह रखेंगे 4 पाई एप्सिलॉन इंटू लैम्डा बटे में त्रिज्या हो गई है ए, तो बस यहां पर कितना आ गया, ये आ गया 2, ये होगा लैम्डा अपॉन में 2 पाई एप्सिलॉन इंटू ए, ये आ गई हमारे पास ई का मान। तो देखो भाई आंसर क्या आएगा, तीसरा सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होगा, इसमें हमारे पास देखो थोड़ा सा डायग्राम अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा हो तो मैं बता दूं। हमारे पास ये बी बिंदु है, ये सी बिंदु है, इस पर हमारे पास प्लस क्यू आवेश है, इस पर माइनस क्यू आवेश है। अब हमें बताना है कि यहां पर अगर कोई बिंदु है ए, तो इस पर परिमाणी विद्युत क्षेत्र क्या होगा। तो इसके कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, इस माइनस के कारण विद्युत क्षेत्र इस दिशा में होगा, तो इनका परिमाणी कहां आएगा सर, इसका नेट इस दिशा में आएगा, ये ई नेट आ जाएगा। तो ये ई नेट जो होगा वह हम कितना लिख सकते हैं, तो ई नेट जो होगा वह हम ए वाई दिशा में लिख सकते हैं, ए वाई की ओर लिख सकते हैं। क्लियर। तो ये 2 आसान से क्विज के सवाल हमने कर ली। चलिए तो हमने आवेशित कणों के निकाय के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली, इस पे बहुत सारे एग्जांपल करे हमने, और साथ ही साथ हमने विभिन्न आवेश वितरण के कारण विद्युत क्षेत्र देख लिया। तो क्या क्या देखा था हमने देखा था कि सर अगर हमारे पास ये एक रॉड है, इसमें पी बिंदु है, अगर ऊपर कोण अल्फा नीचे कोण बीटा बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ई नेट। 2 चीज देखेंगे, ई परपेंडिकुलर देखी थी और ई पैरेलल देखा था। तो क्या सूत्र थे, ई परपेंडिकुलर का सूत्र था के लैम्डा बटा आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल का सूत्र था के लैम्डा बटा आर साइन अल्फा सॉरी कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा, ठीक है। अच्छा यार इसके साथ साथ इसका ग्राफ भी था, हमने अभी बनाया नहीं वो, अब चलो अब अगली क्लास में याद रखना। वैसे मैं ही याद रखूंगा, तुम तो क्या ही याद रखोगे, है ना। मैं आते ही तो मैं इसका ग्राफ बता दूंगा, वैसे भी अगर चाहो आप लोग तो एक बार मैं बना भी देता हूँ, ये आप कॉपी में बना लो। अगर मेरे पास अनंत रॉड थी, कैसी थी, ऊपर से भी अनंत नीचे से भी अनंत, तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र जो था आर दूरी पर वो इसी तरफ था, और क्या था, के 2k लैम्डा बटे में आर। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बनेगा सर ई और आर के मध्य व्यक्त क्रमानुपाती का ग्राफ बनेगा, ठीक है। बना दो जहां पे वो बनाया हुआ था। इसी प्रकार से अगर हमारे पास अर्ध अनंत थी, तो अर्ध अनंत में सर अगर ऊपर से अनंत है नीचे से अनंत नहीं है, तो इस बिंदु पे विद्युत क्षेत्र जो होगा उसके 2 घटक थे, एक इधर था और एक इधर था, और इनका परिमाणी कहां था, 2 घटक थे और इन दोनों का परिमाणी कहां था, इन दोनों का परिमाणी इस दिशा में आया था। तो ये क्या था, के लैम्डा बटा आर
उनका परिमाणी जो था वो √2 k लैम्डा बटा r हो गया था। इसी प्रकार से वलय के लिए भी हमने बात करी, केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य ही होता और ये होता है KQ(x) अपॉन में r² प्लस x² की पावर 3/2। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है, नीचे तो x² प्लस r² की पावर 3/2 होगा, ये बहुत बार हमें मिलेगा। बाकी ऊपर x का मल्टीप्लाई है, देखो ऊपर x का मल्टीप्लाई है। क्यों x का मल्टीप्लाई है? क्योंकि अगर मैंने x की वैल्यू, देखो इसमें ऐसा होना चाहिए कि x की वैल्यू 0 रख दी, x की वैल्यू अगर मैंने 0 रख दी तो विद्युत क्षेत्र 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि मैं कहां पर पहुंच जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा केंद्र पर, तो 0 रखते ही ये पूरा शून्य हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र शून्य हो गया। इसी प्रकार से हमने 2k लैम्डा बटा r साइन θ/2 किसके लिए फॉर्मूला देखा, चाप के लिए देखा। ठीक है, आज काफी सारे इंपॉर्टेंट से फॉर्मूले पढ़े, कल की क्लास में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले पढ़ाऊंगा, तो प्लीज एक बार उन्हें बढ़िया से रिवाइज कर लेना। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही रखते हैं। होमवर्क हर बार के ऐप में ही मिल जाएगा। कल विद्युत फ्लक्स और बल रेखाओं पे चर्चा होगी और साथ ही साथ इसमें एक दो और वस्तुएं बची हुई हमारी, जैसे समतल पटल, ये गोला है ना, ठोस गोला, खोखला गोला, उनके कारण भी विद्युत क्षेत्र के सूत्र देखेंगे। तो जितना बड़ा एक बार रिवाइज कर लेना। मिलेंगे हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बढ़िया से पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो। टाटा, बाय बाय।